विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टिकट कटने पर जेएमएम भड़क गए। विधायक दिनेश विलियम मरांडी भड़क गए हैं। साइमन मरांडी के बेटे हैं दिनेश विलियम मरांडी। दिनेश विलियम मरांडी को इस बार टिकट नहीं मिला। दिनेश मरांडी ने कहा कि गुरुजी को साइमन मरांडी ने राजनीति में लाया और दुमका से चुनाव भी लड़वाया। वे चुनाव जीते और राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन मेरे साथ उनके परिवार ने धोखा किया है। आपके परिवार से 4 लोग लड़ेंगे और साइमन मरांडी से एक भी नहीं लड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल जेएमएम पर भड़क गए हैं विधायक दिनेश विलियम, और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि मेरे परिवार की अहम भूमिका रही है सोरेन परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने की, लेकिन इन सब के बीच उनके परिवार की तरफ से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, लेकिन हमारे परिवार से एक को भी नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है और कहा है कि आपके परिवार से 4 लोग लड़ेंगे और मेरे परिवार से एक भी नहीं। इसी को लेकर उन्होंने चर्चा की है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखेबाजी हुई, मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखेबाजी की गई है और इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि जब से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, नामों का ऐलान किया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो हर दल में अलग अलग नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही। दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएमएम पर भड़क गए हैं विलियम मरांडी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि टिकट अगर नहीं दिया गया तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे परिवार के साथ धोखेबाजी है, क्योंकि हमारे परिवार की बहुत ही अहम भूमिका रही है सोरेन परिवार को आगे बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि दिनेश मरांडी को इस बार टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गुरुजी को साइमन मरांडी ने राजनीति में लाया। सक्रिय भूमिका उन्होंने अदा की राजनीति में लाकर, और दुमका से चुनाव भी उन्हें लड़वाया था और वो चुनाव जीते भी थे। राजनीति में आगे भी बढ़े और आज सोरेन परिवार की बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि है झारखंड की सियासत में। और ऐसे में मरांडी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं साइमन मरांडी की तरफ से कि आखिर क्यों मेरे परिवार के साथ इस तरह की धोखेबाजी की गई। आपके परिवार से 4 लोग लड़ेंगे और मेरे परिवार से एक भी नहीं। और झारखंड विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन कल करेंगे नामांकन। बरहेट से चुनावी मैदान में है हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन गांडे सीट के लिए कल करेंगे नामांकन। अमर बावरी कल नामांकन का पर्चा भरेंगे और चंदन कियारी से चुनावी मैदान में है अमर बावरी। सीपी सिंह भी कल करेंगे नामांकन। 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को बिरंची नारायण का नामांकन होगा। वहीं नवीन जायसवाल भी कल ही नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी नामांकन करेंगे। तो एक तरफ जहां उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की जा चुकी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, तो दूसरी ओर अब नामांकन का सिलसिला भी जारी है। एक एक करके नेताओं की तरफ से अलग अलग तारीख निर्धारित रखी गई है जिस दिन वो अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। तो दावा है खुशफहमी पालें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे से कोई किसी को रोकता है क्या? नहीं, देखिए मैं इतना ही जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें फक्र है, हमें बहुत उसको अभिमान गौरव लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड में हम पार्टी का ऐलान किया गया है। जीतन राम मांझी आज करेंगे ऐलान। हम के उम्मीदवारों की लिस्ट उनकी तरफ से जारी की जाएगी। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा उनकी तरफ से की जानी है, जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी आज ऐलान करने जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों का और इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। सीपीआईएमएल ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सिंदरी, निरसा और राजधनवार सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। दूसरी लिस्ट में बगोदर और जमुआ विधानसभा से उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। महागठबंधन से हटते ही सीपीआईएमएल कार्यालय में चहलकदमी और ज्यादा बढ़ गई है। जमुआ और राजधनवार विधानसभा सीट को लेकर सीपीआईएमएल आईएनडीआईए गठबंधन से अलग हुआ है। तो गठबंधन की गांठ खुल गई है और आपको बता दें कि सीपीआईएमएल की तरफ से नाराजगी 2 सीटों को लेकर जाहिर की गई, राजधनवार और जमुआ, और इन्हीं 2 सीटों को लेकर जेएमएम की तरफ से उन्हें नहीं लड़ाई लड़ने दी गई। उम्मीदवारों का चयन सीपीआईएमएल से नहीं किया गया और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई।
हटिया विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। चौथी बार विधानसभा चुनाव में उतरे नवीन जायसवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही गोगो दीदी योजना को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। हटिया विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड में सरकार बनाने को आतुर बीजेपी ने अपने तमाम सीटों पर उन्हीं प्रत्याशियों को उतारा है जिस चेहरे पर पार्टी को भरोसा है। हम इस समय हटिया विधानसभा क्षेत्र में जहां इस बार फिर चौथी बार मौका दिया गया है नवीन जायसवाल जी को, जनसंपर्क अभियान पर निकले हैं। बोल रहे हैं कि कल आप नॉमिनेशन करने वाले हैं। ऐसे में क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, चूंकि मुकाबला इस बार टफ है? देखिए, हटिया की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया और फिर से विश्वास करके अपना प्रत्याशी के रूप में भाजपा का कमल खिलाने की जिम्मेवारी सौंपी। और हटिया विधानसभा की जनता पर अटूट विश्वास है। लोग लगातार, मैं उनके बीच हमेशा 3 बार उनके आशीर्वाद से विधायक बना हूं, कई काम को मैंने किया है और हटिया की जनता फिर से अपना आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हटिया से कमल खिलेगा। पिछले सरकार ने, कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने कई योजनाओं में मेरा बाधा बनने का काम किया, चाहे उस शुद्ध पेयजल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर मामले में ये सरकार ने रोड़े अटकाने का काम किया। चुनाव आया, 2 महीने पहले नींद से खुला और 1000 रुपया मैया योजना देकर ठगने का काम कर रहे हैं और ये जनता समझ रही है कि 2 महीने का मामला है। मैं यही कहूंगा कि जो गोगो दीदी योजना की हम लोगों ने घोषणा की है वो 2100 रुपया पहला सरकार बनने के पहले कैबिनेट में ये निर्णय होगा, दूसरे महीने से वो उनके खाते में जाएगा और ये भाजपा और मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पे पूरे देश को और झारखंड वासियों को विश्वास है। चौथी बार चुनावी रण में उतरे नवीन जायसवाल की बातों में कितना दम है, जनता कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जनसंपर्क अभियान तेज है और लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं और साथ ये दावा कर रहे हैं कि जब इनकी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो जनहित से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, उम्मीदें हैं, उसे पूरा किया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और बात जमशेदपुर पूर्वी सीट की करेंगे, जहां से बीजेपी ने पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू यानी कि पूर्णिमा दास को टिकट दिया है और पहली बार क्षेत्र में किसी महिला उम्मीदवार को उतारा गया है। ये सीट बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। पूर्णिमा दास से खास बातचीत की है संवाददाता जूली ने। खबर छापते छापते हम खुद ही खबर बन जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो तो भाग्य में लिखा होता है, जिसका दाना जहाँ होता है वो वहाँ अपने आप चला जाता है। क्योंकि कर्म भूमि अब हमारी जमशेदपुर, ये झारखंड बन चुकी है। अब यहीं रहना है, यही कर्म भूमि है और यहीं मरना है और मिटना है। जी। पहली बार महिला उम्मीदवार यहाँ से लड़ रही है और अगर आप जीती हैं तो पहली महिला विधायक भी आप होंगी। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आपका रोड मैप है, क्या कुछ प्लान है कि आप अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो है, महिलाएं और जो लड़कियां हैं उसमें ज़्यादा शिक्षित हैं लड़कियां, और महिलाएं की जो प्रतिशत दर है वो कम है। तो मैं चाहूँगी महिलाएं भी शिक्षा जो है वो प्राप्त करें। और यहाँ हॉस्टल भी इन्होंने बनवाया है, पर वो हॉस्टल अभी तक बंद पड़ा हुआ है। यहाँ की जो जेएमएम की सरकार है, उन्होंने अभी तक उसका सुध ही नहीं लिया है। वहाँ कचड़े फेंके जा रहे हैं, पर वो अभी तक खुला नहीं है। आज भी वो हॉस्टल जो है, यहाँ लड़कियों की जो है राह देख रही है कि कब ये खुलेगा और कब यहाँ भी जो है चहल पहल दिखाई देगा। सभी हमें परिवार मानते हैं और हम उनको परिवारवाद मानते हैं। जी, अगर आपको ये लगता है परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरा हमारा परिवार ही है, तो उन्हीं में से हम एक हैं। माननीय रघुवर दास जी ने अपना 25 साल यहाँ जमशेदपुर में दिया, समझ सकते। तो ये जो जमशेदपुर है उन्हें अपना परिवार मानती है और जमशेदपुर को रघुवर दास जी अपना परिवार मानते हैं। तो अगर उनमें से मैं एक हूँ तो ये परिवारवाद है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप इसी के सहारे रहिए और आपकी जो गलत फहमी है आप ऐसे ही चलते रहिए। तो ये थी पूर्णिमा दास और इनका कहना है कि रघुवर दास जी ने जो छाप छोड़ी है उनका आशीर्वाद लेकर उनके मार्गदर्शन में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। और जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है उस पर इनका कहना है कि रघुवर दास जी ने जो छाप छोड़ी है उनका आशीर्वाद लेकर उनके मार्गदर्शन में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। कैमरा पर्सन संत के साथ जूली, जमशेदपुर, न्यूज 18।
और रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने नामांकन पत्र खरीदा है। अमन की मां ने खरीदा है नामांकन पत्र। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम से लेकर खास लोग तक, यहाँ तक कि गैंगस्टर भी अब चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। रामगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। अमन की मां ने नामांकन पत्र खरीदा है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी उनकी तरफ से की गई है। और सरायकेला के ईचागढ़ सीट से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार सविता महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान जेएमएम कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दर्जन मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट दिल्ली का मंत्री यहाँ पर आकर के डेरा डाला है। कुछ दिनों के बाद आपको गांव में अपना गांव का आदमी कम दिखेगा, बाहर का आदमी आपको ज्यादा दिखेगा। देखिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है, शहीद निर्मल महतो आदरणीय दिशो गुरु जी का पार्टी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं सबसे पहले तो अभिभावक मैं गुरुजी को भी प्रणाम करती हूँ, जो मुझे तीसरी बार यहाँ का नामांकन करने के लिए आशीर्वाद दिए हैं। और उसके साथ साथ हम पूरा ईचागढ़ वासी को भी बहुत बहुत हमें आभार व्यक्त हमारे परिवार करते हैं उसे, जो हमें ये मौका मिला है। और उन्हें मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि मुझे इस बार भी आशीर्वाद देंगे। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रणंजय कुमार उर्फ कंटू बाबू 27 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2019 में उन्हें 30,000 से अधिक वोट मिले थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना और समर्थन को देखते हुए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। रणंजय ने कहा कि गठबंधन के बावजूद आजसू के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे मोदी और योगी के खड़ाऊ रखकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। रणंजय कुमार और कुंटू बाबू हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार रहे थे। वर्ष 2019 में 31,000 वोट आया था। क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, स्थिति नहीं, हम लोग गठबंधन में ये चीज़ देखे हैं। मैंने अभी पीछे भी आपको बाइट दिया था। हमने कहा यहाँ के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को देखते हुए आज हमने यहाँ नामांकन लिया। चूँकि हमारे पास सैकड़ों फ़ोन डेली आते हैं जो भैया नामांकन कीजिए, भैया नामांकन कीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे कहाँ? मैं उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनको आदर करते हुए 32,000 नहीं 36,800 वोट हमको पिछले चुनाव में मिला था और अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग और शहर के लोग किए थे। तो मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता हूं और उनके हित को देखते हुए मैं रामगढ़ विधानसभा में तो गठबंधन के तहत एनडीए फोल्डर से आजसू को सीट चला गया है। अब जाने दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। 29 तारीख तक नामांकन का डेट है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप नामांकन कब कर रहे हैं? मैं तो 27 तारीख को नामांकन करूंगा। आपको लगता है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसमें गठबंधन के तहत? हमने तो कहा भी, जो लोकसभा चुनाव में भी जिस बूथ से हमारे गठबंधन के साथी का वोट था वो वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ लोकसभा में। उस समय आप देखिए, आपका आरोप आजसू के ऊपर है। अब आप उसको देख लीजिए, हमारे गठबंधन के साथी हैं। मैं आरोप डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दिल मिलता है, वोट नहीं मिलता है। भाजपा की ओर से 2019 में इन्होंने अच्छा खासा वोट लाया था। उसी वोट बैंक के दम पर ये इस बार चुनाव मैदान में उतरने की सोच रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अगली खबर पलामू से आपको बताएं, जहां हुसैनाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। एनसीपी विधायक इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे जनता का भी समर्थन मिलेगा। जो भी नामांकन की प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई है, उसको हम लोग दे चुके हैं कॉपी, और अब आगे की प्रक्रिया जो है चुनाव मैदान में पूरी होगी।
वहीं चाईबासा की मनोहरपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर जगत मांझी ने खुशी जाहिर कर दी है। जगत मांझी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के बेटे हैं। उन्होंने अपनी मां जोबा मांझी और पिता देवेंद्र मांझी के काम को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही जगत मांझी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद दिया है। जी को हेमंत दा को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मनोहरपुर की विधानसभा की जनता उनको वापस दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। आप सबों का स्नेह, आप सबों का साथ, विश्वास उनको मिले और मनोहरपुर विधानसभा का हर तरह का सुख दुख हो उसमें वो खड़ा उतरे। वहीं पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मिलन समारोह में समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश व्यास जी गौड़ एवं प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही उन्होंने पार्टी का सिंबल भी लगे हाथों दे दिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थक भी सपा में शामिल हुए। झारखंड प्रभारी ने कहा कि हमारी पार्टी झारखंड में 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि गिरिनाथ सिंह पिछले कई महीनों से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। गरीबों नौजवानों के हम व्यवस्था करेंगे। अभी तो जो घोषणा पत्र हमारा आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं, तो जो घोषणा पत्र में रहता है उस समाजवादी पार्टी मानती है। बात कर जो आज पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, अखिलेश जी, आप देखें ना पीडीए क्या मतलब होता है, पिछड़ा दलित के लिए। उत्तर प्रदेश में जादू चला ना, कितना लोग उत्तर प्रदेश को बाउंडर बनाए हुए थे, आधा आधी हो गया। वहीं सिमडेगा जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल गतिविधियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पहले से अति नक्सल प्रभावित जिलों में रहा है। पुलिस का कहना है कि गिरदा ओपी क्षेत्र और चाईबासा के सारंडा इलाकों में विशेष चौकसी बरती जाएगी। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी ने जवान तैनात किए जाएंगे और पुलिस चुनाव के दौरान नक्सल मूवमेंट को रोकने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चलाएगा। हम लोगों ने प्लानिंग की है और एसपी सिमडेगा को इस संबंध में डिटेल प्लानिंग करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों को फोर्सेज अभी आ चुकी हैं, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, उनसे लगातार ऑपरेशन चलाया जाएगा और इलेक्शन के दौरान में किसी भी प्रकार से नक्सली गतिविधियां हैं उनको बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। तेज आवाज के साथ धरती फट गई है। जहरीली गैस का रिसाव किया जा रहा है। गोफ से निकल रहा है आग का गुब्बारा। गोफ अस्तर के पास हजारों लोग रहते हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप, आउटसोर्सिंग कंपनी और अवैध कोयला खनन के कारण क्षेत्र में गोफ बनने की घटनाएं लगातार हो रही। बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के चैतोडी कोलियरी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह रूप से आग का गुब्बारा बनकर गोफ से ये जहरीले गैस का रिसाव भी साथ में हो रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि अवैध रूप से ये गोफ बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां और अवैध कोयला खनन के कारण क्षेत्र में गोफ बनने के हादसे होते रहते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि गोफ स्थल के पास हजारों लोग रहते हैं और ऐसे में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय गुप्ता धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी है इस वक्त? क्या गोफ से जहरीली गैस का रिसाव इस कदर अभी भी हो रहा है या उसमें थोड़ी कमी आई है? स्थानीय लोगों का क्या कहना है? फिलहाल तो जो गोफ वाले स्थान थी वहां पर बीसीसीएल ने भराई कर दी है, लेकिन जो गैस का रिसाव है वह धीमी गति से अभी भी जारी है। सबसे बड़ी सवाल है कि उस क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियां जब कोयला उत्खनन करती है तो इस तरह के क्षेत्र को जो भराई करना चाहिए या समतल करना चाहिए वो नहीं करती है, जिसके कारण नीचे में गैस उड़ाती है और जब उसे कहीं से थोड़ी सी भी लीकेज मिलती है तो वह एक गोफ जोरदार आवाज के साथ बन जाती है और उसके बाद जो है तो आग निकलना। वह पूरा क्षेत्र अगर कहा जाए तो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। विस्थापन को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और बीसीसीएल के साथ समन्वय नहीं बनने के कारण ये विस्थापन की जो प्रगति है वह कहीं न कहीं रुकी हुई है। अब वहाँ के जो हजारों लोग हैं उनके मन में दहशत का माहौल है
वो लोग सही मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, लेकिन वो फिलहाल वह रुकी हुई है। अब देखना है कि इसे इन घटनाओं को लेकर जो बार बार इन क्षेत्रों में हो रहे, उसे लेकर अगर बीसीसीएल जिला प्रशासन सबक लेती है तो जल्द से जल्द विस्थापन का कार्य करेगी, और नहीं तो फिर लोग दहशत में रहने के लिए इसी तरफ से मजबूर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।